साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित MCQ प्रश्नों को करेंगे भाई। और जिस भी परीक्षा में साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। अभी हाल ही में जो BPSC की जो परीक्षा होने वाली है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। हर रोज़ हम MCQ के आधार पर प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। साहित्य के प्रश्नों को भी करेंगे और व्याकरण संबंधी प्रश्नों को भी हम करते हुए जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कबीर की पत्नी का नाम क्या था। तो कबीर की पत्नी का नाम पूछा हुआ है भाई। यहाँ पर माता पिता का नाम नहीं पूछा हुआ। माता पिता नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने कबीर का जो है पालन पोषण किया था, लेकिन यहाँ पर हमें पत्नी का नाम बताना है। तो लोई जो है कबीर की पत्नी का नाम है। और रत्नावली जो है तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है। ये भी पूछ लिया जाए तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम है, तो रत्नावली, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर परीक्षा में लोना पूछ लिया जाए, लोना या लूना नामक किसकी पत्नी का नाम है, तो लोना जो है रैदास जी की पत्नी रही है। रैदास जी की पत्नी का नाम पूछ लिया जाए तो लोना, कबीर की पत्नी का नाम पूछ लिया जाए तो लो ये एक जैसे ये नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में लोना भी आपको दिखाई दे तो आपको लोना नहीं लगाना है, क्योंकि लोना जो है रैदास जी की पत्नी है, लोई जो है कबीरदास जी की पत्नी रही है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 2। नई धारा के द्वितीय उत्थान का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है। तो नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है हमें, तो किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है प्रथम उपन्यासकार तो किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना है, लेकिन उन्होंने जो है प्रथम जो है उपन्यास माना है। अगर उपन्यास पूछ लिया जाए तो परीक्षा गुरु को माना। प्रथम हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, शुक्ल ने उपन्यासकार तो किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना है, लेकिन उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना है, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। एक सेकेंड में। कहानी महाशूद्र के लेखक कौन है? तो महाशूद्र कहानी नामक लेखक आपके सामने आंसर दिखाई दे ही रहा होगा आपको, मोहनदास नेमिसराय। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि कौन रहे हैं? उर्दू और हिंदी का जो दोआब कवि माना है अपने आप को, तो वे कवि रहे हैं शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर की बात करें तो हम शमशेर बहादुर का जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ था, 13 जनवरी 1911 में। और अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में कि किन किन लेखकों का जन्म जो है 1911 में हुआ, तो कई साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिनका जो जन्म है 1911 में हुआ। आपको सभी साहित्यकारों को ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस साहित्य का जन्म जो है 1911 में नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नागार्जुन जी रहे हैं एक, तो नागार्जुन का जन्म भी 1911 में हुआ। 1 अप्रैल शायद उनका 30 जून को हुआ था भाई। 30 जून 1911 में नागार्जुन के जी का जन्म हुआ। और एक लेखक और ध्यान आ रहा है, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का भी जो जन्म है 1911 में हुआ। और 1 अप्रैल इनका जो जन्म है 1 अप्रैल को हुआ था। सन वही रहेगा, जो है महीने का दिन जो है चेंज हो जाएंगे। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस लेखक का जन्म 1911 में नहीं हुआ। यानी उनमें 3 ऑप्शनों में 3, जैसे शमशेर बहादुर दे दिया, नागार्जुन दे दिया, केदारनाथ अग्रवाल जी दे दिए, तो और एक लेखक जो है अन्य दे दिया जाएगा, जैसे कि निराला को रख दिया जाएगा। तो निराला का जन्म हम बात करें तो 1899 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से हर एक लेखकों के जन्म आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न तो हमेशा
जन्म से संबंधित पूछ ही लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? चित्रलेखा, अखरावट, कहरनामा, ये सभी रचनाएं जायसी जी की है। लेकिन छिताई वार्ता एक कवि हुए हैं नारायण दास। नारायण दास जी की है छिताई वार्ता, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 6। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी? तो उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, ये किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। सॉरी भाई, आप समझ सकते हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है ये। शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। उसने कहा था 3 कहानियाँ लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कौन कौन सी? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। तीनों कहानियाँ ही इनकी प्रसिद्ध रही है। लेकिन ये जो उसने कहा था कहानी जो है सरस्वती पत्रिका में छापी गई 1915 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, मुक्तिबोध दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से सेवारत, इनमें से कौन जो मुक्तिबोध थे वे दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से सेवारत थे? किस प्रकार के विभागाध्यक्ष रहे थे वे? तो ये हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किसने कहा? आप सभी को पता है कबीर की जो भाषा है उसको किसी विद्वान ने पंचमैली खिचड़ी कहा है, तो किसी ने सदुकड़ी नाम दिया है। तो पंचमैली खिचड़ी कहने वाले जो विद्वान रहे वे श्याम सुंदर दास जी थे। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? सदुकड़ी कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी रहे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव कब से माना? तो प्राकृत की अंतिम अवस्था से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का आविर्भाव माना। यानी हिंदी का आविर्भाव का मतलब है कि हिंदी की शुरुआत, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले आई हमारी संस्कृत में भी पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश जो है। तो उन्होंने जो है प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से माना, यानी कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से माना। यहाँ पर अपभ्रंश अगर न भी दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है प्राकृत की अंतिम अवस्था कौन सी मानी जाती है? अपभ्रंश को मानी जाती है। फिर अपभ्रंश के बाद निकल के आई अवहट के बाद जो है धीरे धीरे हिंदी का विकास होने लगा। प्राकृत की अगर प्रथम अवस्था पूछ ली जाए तो पाली को प्राकृत की प्रथम अवस्था कहते हैं। और दूसरी अवस्था प्राकृत की खुद की प्राकृति है, दूसरी अवस्था प्राकृत की प्राकृत, फिर अंतिम व तीसरी अवस्था भी कह सकते हैं अपभ्रंश को। तो इससे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव माना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? इनमें से कौन सा लेखक जो है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है? आपको पता ही है, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, तीनों जो ये लेखक है भारतेंदु मंडल के कवि रहे हैं। लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह जो है भारतेंदु मंडल के नहीं है। प्रजा हितैषी नामक जो है पत्र भी निकाला था, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रजा हितैषी नामक जो है पत्र किस लेखक ने निकाला, किसने निकाला? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, रस कलश की रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है रस कलश। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। तुलसी चरित्र रचना किसकी है? तुलसी चरित्र जो रचना है वो है रघुवर दास जी की। तुलसी के गुरु का नाम बताइए। तुलसी के गुरु का नाम है नरहरियानंद जी। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है नरहरियानंद। और नरहरियानंद जो है ये रामानंद जी के शिष्य परंपरा में रहे हैं। जैसे रैदास, नरहरियानंद और कबीर, धन्ना, पीपा, ये सभी 12 शिष्य रहे हैं रामानंद जी के। उन 12 शिष्यों में जो है नरहरियानंद भी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा,
प्रश्न संख्या 15, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संदर्भ में उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? तो ये जो पंक्तियाँ है ये तुलसी जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही। तुलसी का जो जन्म है 1532 ईस्वी, मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी। इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपको जो है बार बार रिवीजन के साथ अपने परीक्षा की तैयारी करनी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, एक सेकेंड भाई, प्रश्न संख्या हमारी 16, सूरती नर्तिय सब चाहती अस होए पंक्ति के रचनाकार कौन रहे हैं? इस पंक्ति के रचनाकार रहे हैं तुलसीदास जी। अगली जो एक पंक्ति और दी गई है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, ये पंक्तियाँ जो हैं ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? ये पंक्तियाँ आपको लगेगा तुलसीदास जी के रचित है, नहीं तुलसी के द्वारा रचित नहीं, ये रहीम की पंक्तियाँ रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र व सुशिक्षित संत कौन रहे हैं? जितने भी हमारे संत कवि रहे हैं निर्गुण काव्य धारा के अंतर, आपको पता है भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और जो है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो आए हैं संत कवि, एक हुए हैं सूफी कवि। सूफी कवियों को प्रेम मार्ग की शाखा कहा जाता है और संत काव्य धारा को जो है ज्ञान मार्ग की शाखा कहा जाता है। इस प्रकार से जितने भी ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्ग की शाखा में संत कवि हुए हैं, उनमें सर्वाधिक शास्त्र एवं सुशिक्षित संत पूछा हुआ है कौन है? तो वो रहे हैं सुंदरदास जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18, तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है, अवधि का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है, सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस, जो कि जिसमें 7 कांड है। ये इसकी जो रचना है दोहा चौपाई पद्धति के आधार पर की गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 19, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना? तो कबीर दास जी को बिना महाकाव्य लिखे जो है महाकवि मानने वाले विद्वान हुए हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर संख्या 20, धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है इनमें से भाई सुख निदान। उसके बाद है आगे प्रश्न नंबर 21, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख स्नेह अरूप है नाही जाके कंचन माटी जाने। यह पंक्ति किस लेखक की है? तो ये पंक्ति जो है गुरु नानक जी की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 22, कुछ हमारे व्याकरण से संबंधित जो है भाषाओं से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे, उनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सामान्य हिंदी के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस भी परीक्षा में साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके लिए तो जो है इम्पोर्टेंट है ही। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली व भाषा नहीं आती? कन्नौजी भी आता है, आपको पता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, फिर है बांगरू, फिर अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बांगरू जो है हरियाणवी की एक वो बोली है। इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। लेकिन तेलुगु जो है द्रविड़ में ही जो है भक्ति का उदय माना जाता है और तेलुगु भाषा से ही भक्ति की जो शुरुआत भी मानी गई है। तो इस प्रकार द्रविड़ उपजी भक्ति जो लाए रामानंद, यानी कि उत्तर भारत में जो है रामानंद जी लेकर आए, दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी ने भक्ति की जो है उपज की थी। इसमें केवल 2 वर्गों के लिए ही भक्ति के द्वार खोले गए थे, लेकिन आगे चल के उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति के लिए द्वार सभी लोगों के लिए खोल दिए गए थे। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। आप चाहोगे तो बिल्कुल
हिंदी साहित्य को हम बिल्कुल टॉपिक वाइज भी कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हो। और अब अगर आप चाहोगे कि मैम हमें टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य के प्रश्न चाहिए तो मैं टॉपिक वाइज भी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप बोलोगे मैम हमें वे तथ्य करा दीजिए टॉपिक वाइज जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन तथ्यों को भी हम कर लेंगे। आप जिस प्रकार से चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि इस प्रकार से हमें क्लास चाहिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगता है आपको कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए जो है लाभदायक होगी या बेनिफिट रहेगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही जो है चैनल ये हमारा आगे बढ़ेगा और परीक्षा में जो है आप लोगों के लिए मैं और अच्छे से प्रश्नों को एनालिसिस करते हुए देखते हुए कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैं करा पाऊँगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध ब्रज भाषा विशिष्ट बोली जो है ब्रज भाषा का जो रूप रहा हिंदी में सबसे अधिक प्रसिद्ध कैसे रहा, किस प्रकार से रहा? राजभाषा के रूप में या तकनीकी भाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में? काव्य भाषा के रूप में जो ब्रज भाषा का रूप अधिक प्रसिद्ध रहा हिंदी के अंतर्गत। कैसे कि ये आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से काव्य भाषा आंसर आएगा। तो कई बार जब हम प्रश्नों को करते हैं बहुत सारे प्रश्न तो हमारा अगर बेस क्लियर होता है, चीज़ों को हम समझ करके पढ़ रहे हैं, तो वहीं से हमारे प्रश्न जो है अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, आंसर हमें वहीं मिल जाता है। क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला ही होगा कि भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास जी कवि रहे हैं, उन्होंने ब्रज भाषा में कितनी सारे काव्य की रचना की है। लगभग जो सभी रचनाएं जो है उन्होंने ब्रज भाषा में की है, जैसे साहित्य लहरी, सुर, सारावली, सभी रचनाएं एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं ब्रज भाषा के। फिर यहीं अष्टछाप के अगले जो ब्रज भाषा के कवि रहे हैं नंददास जी। उसके बाद आगे चल के आप लोगों ने कृष्ण काव्य धारा में बहुत सारे कवियों ने ब्रज भाषा में रचना की है। साथ ही जो है राम काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास ने भी जो है अवधी और प्लस ब्रज भाषा में रचना की है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा था उन्होंने, महाकाव्य है रामचरितमानस उनका। लेकिन उसके बाद जो है विनय पत्रिका जैसी जो रचना है उन्होंने ब्रज भाषा में की। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में की। कवितावली, गीतावली, दोहावली ये रचनाएं उन्होंने तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में की। आगे चल के आप देखोगे कि पूरा का पूरा रीतिकाल जो है ब्रज भाषा में लिखा गया। तो इसलिए जो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है जो है काव्य भाषा के रूप में बहुत ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध रही है। पूरा का पूरा रीतिकाल जो है जितनी भी काव्य थी वे ब्रज भाषा में ही लिखी गई। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। आई होप आप समझ पा रहे होगे जैसे कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे या लगे कि मैम आप इस तरह आप क्लास लेकर के आओ, तो मैं आपके कमेंट पर ज़रूर जो है ध्यान दूँगी। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हो। बढ़ते हैं आगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? तो वो रहेगी हमारी राजभाषा के रूप में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी बोलियां रही वे अलग अलग भागों में बटी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत अलग बोली जाती है, पूर्वी के अंतर्गत अलग रही और दक्षिणी के अंतर्गत, उत्तरी के अंतर्गत। तो आप लोगों को ये बताना है ढूंढाड़ी जो बोली है वो कौन से राजस्थानी बोली मानी जाती है? तो पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है ढूंढाड़ी। और जैसे कि मारवाड़ी भी पूछ लेते हैं कई बार, मारवाड़ी आती है हमारी पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। और जो मेवाती आती है, मेवाती भी आती है पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत, मेवाती। और एक है अहीरवाटी,
वाटी, ये भी जो है पूर्वी के अंतर्गत आती है। मेवाती, अहिरवाटी, ढूंढाड़ी ये सभी पूर्वी राजस्थान की है और मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाषा विज्ञान का जो ये टॉपिक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उनको के अंतर्गत जैसे जैसे संस्कृत भाषा के बाद जो है कौन सी भाषा आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जितनी भी हिंदी तर की जो भाषाएं निकली, कितनी अपभ्रंश भाषा में से कितनी जो है बोलियों का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां निकली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी निकली, पहाड़ी के अंतर्गत के क्या निकल के आई, फिर जो है मगही के अंतर्गत, इस प्रकार से जितनी बोलियों से जो है बोलियां निकल कर आई, सभी को हमने जो है हिंदी भाषा के विकास में कर लेना है। तो इनमें से हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। ब्रजबोली जो नाम से जानी जाती है वो क्या है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। तो पुरानी बंगला ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। कहीं कहीं लगता है कि ये ब्रज भाषा का ही दूसरा नाम है, ब्रज भाषा का दूसरा नाम है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये आ जाए ब्रजबोली ब्रज भाषा से संबंध रखती है या ब्रज भाषा का दूसरा नाम है, तो हो जाएगा गलत बिल्कुल, क्योंकि ये मिलता जुलता शब्द है ब्रजबोली। ब्रजबोली का अर्थ होता है यहाँ पर पुरानी बांग्ला। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ब्रज भाषा का दूसरा नाम पूछ लिया जाए, ब्रज भाषा का दूसरा नाम क्या रहा है, तो वो रहा है अंतर्वेदी। अंतर्वेदी इस प्रकार से जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अंतर्वेदी किसका दूसरा नाम है? तो ब्रज भाषा का। एक सेकंड भाई, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न संख्या 28। व्याकरण भाषा से बताता है। व्याकरण भाषा का क्या बताता है? व्याकरण भाषा के नियम को बताता है। ये आप सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 29। देख लेते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? इनमें से तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशज। आप सभी को पता है पुष्प जो है ये एक तत्सम शब्द है। जहाँ पर आपको ये वाला शब्द दिखाई दे या री से कोई शब्द दिखाई दे या फिर ऊपर रह लगा हुआ हो, तो ये अधिकतर जो है तत्सम शब्दों में ही होते हैं। तो मैं ट्रिक बता दूंगी आपको। जब भी हम तत्सम तद्भव शब्दों को करेंगे तो आपको ट्रिक के साथ मैं आपको करा दूंगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 30। ऊ के उच्चारण स्थान बताइए। ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये आपको पता ही है। आप बोल करके देखोगे तो होठ जो है ऊ और ओ का उच्चारण स्थान रहेगा। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। ए और ओ, ए ओ कौन सा स्वर है? ये जो स्वर है ये सभी स्वर जो है संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर किस प्रकार है? क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बने हैं। दो स्वरों के मेल से बनने वाले जो वर्ण हैं वे स्वर जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो देख लेते हैं। ए जो हमारा बना है वो ए प्लस छोटी ई से बना है। ए छोटी ई है भैया, एक सेकेंड। ए प्लस छोटी ई से बना हमारा ए। उसके बाद जो ए प्लस ए से बना है हमारा आई। उसके बाद जो है जो ये बड़ा ए हो गया, फिर ओ आ गया हमारा। ओ बनेगा ए प्लस छोटा ऊ। छोटा ऊ से बन जाएगा हमारा ओ। उसके बाद जो है ये वाला ओ औ जो बनेगा हमारा वो बनेगा ए प्लस ओ से बन गया औ। इस प्रकार से जो ये है हमारे संयुक्त वर्ण है जो कि दो वर्णों के मेल से बने हैं। इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा वर्ण किससे मिलकर बना है। फिर है अयोगवा। अयोगवा की हम बात करें तो अयोगवा केवल दो होते हैं, एक अंग और एक ए है। इस प्रकार से ये दो वर्ण होते हैं ये अयोगवा कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 32।
जहाँ लोगों का मिलन हो कहलाता है। जहाँ लोगों का मिलन हो वो क्या कहलाता है? वो सम्मेलन कहलाता है। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? तो चोर का पर्यायवाची पूछा हुआ है, तो चोर का पर्यायवाची इनमें से हमें देखना है। तो मूषक जो होता है वो चोर का पर्यायवाची होता है। मूषक और अन्य पर्यायवाची हम चोर के देखें तो एक होता है तस्कर, एक होता है दस्यु, रजनीचर। इस प्रकार से रजनी मतलब रात, चर मतलब जगने वाला, जो रात को जगते हैं। तो इसी प्रकार से कई पर्यायवाची होते हैं। एक एक शब्दों को पर्यायवाची को भी आपको कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हवा का पर्यायवाची कौन सा है। इनमें हवा का पर्यायवाची धीर, तनुज, बयार या नाराज। इनमें से हवा का पर्यायवाची बताना है आपको। तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा बयार। बयार होता है हवा का पर्यायवाची होता है। बात करें और अन्य पर्यायवाची की तो आप सभी को पता है हवा में के पर्यायवाची समीर भी होता है, अनिल भी होता है। उसी प्रकार से जो है अगर हम बात करें यहाँ पर धीर की, तो धीर क्या होता है? जो विनम्र लोग होते हैं, हम कहते हैं धीर धारण कर लो, थोड़ी विनम्रता से बात करो। तो इसका मतलब होता है तनुज किसे कहते हैं? किसका पर्यायवाची है? तनुज होता है बेटा। बेटा अगर तनुजा आ जाए, तनुजा जा लिख दे तो होती है बेटी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर नाराज का किसका पर्यायवाची होता है? नाराज होता है तीर का पर्यायवाची। तीर हो या फिर बाण कह सकते हैं, तो इनका पर्यायवाची होता है नाराज। इस प्रकार से आपको अलग अलग ऑप्शनों में भी जो शब्द दिए गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा कान कतराना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कान कतराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये बताना है आपको। तो कान कतराना क्या होता है? बहुत चालाक होना। बहुत चालाक होते हैं वे कहते हैं कि ये तुम्हारा कान कतर देगा। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 36 सम्मान का शुद्ध रूप बताइए। तो हम सम्मान नहीं होता वो भाई सम्मान होता है। सम्मान, किसी का सम्मान करना, तो ये होता है सम्मान। तो शुद्ध रूप हो जाएगा ए। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 37 निम्न में से अल्प विराम वर्ण कौन सा है? इनमें अल्प प्राण जो है वर्ण पूछा हुआ है। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण वो होता है जिसमें मुख से कम वायु निकल के जो शब्द वर्णों का उच्चारण हो, अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण में जो है अधिक वायु निकलती है मुख से, तो अल्पप्राण पूछा हुआ है। तो इनमें से अल्पप्राण हमें देखना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि जो भी वर्ण होते हैं उसमें पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, फिर पांचवा वर्ण, ये कहलाते हैं अल्पप्राण हमारे। और दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये होते हैं हमारे महाप्राण। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, इस प्रकार से आप इन सभी ऑप्शनों में को एनालिसिस करके हुए देख सकते हो कि कौन सा वर्ण किस नंबर पर आया हुआ है। जैसे यहाँ पर आ दूसरे नंबर पर आ गया, और जितने भी हमारे स्वर होते हैं वे सभी अल्पप्राणों में आएंगे भाई, महाप्राण में आएंगे। जितने भी हमारे स्वर होते हैं वे सभी महाप्राणों में आएंगे। उसके बाद देख लेते हैं थ जो दूसरा वर्ण आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा महाप्राण। फै भी हमारे दूसरे नंबर पर आ गया, तो ये भी हो गया महाप्राण। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 38 तुमने, तुम लोगों का वाक्य किस वचन से है? तो तुमने, तुम लोगों, ये वाक्य है ये किस वचन से लिया गया है? एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है? तो यहाँ पर ये सभी जो है बहुवचन है। बढ़ते हैं आगे, ग्रीस में कौन सी संधि है? तो ग्रीस में आपको बतानी है कौन सी संधि है। ग्रीस में आपको पता ही है कौन सी संधि होगी।
तो दीर्घ संधि होगी, क्योंकि ग्रीस कैसे लिखा जाएगा, गिरी प्लस में ईश। तो यहाँ पर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई। तो ये लिखा जाएगा ग्रीस। यहाँ पर जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा सिर तोड़ से में कौन सा समास है। तो सिर तोड़ में कौन सा समास होगा भाई, सिर तोड़ में आपको पता ही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कर्मधारय समास। इस प्रकार से हमने आज के क्लास में 40 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हर रोज़ जो है प्रश्नों को सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करें या फिर जो है MCQs के आधार पर प्रश्नों को करें, या फिर जो है कोई भी एक जो है तथ्य लेकर के उन तथ्यों को करेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पॉइंट जो बिंदु पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उनको हम करते हुए हर रोज़ जो है हिंदी साहित्य की तैयारी प्लस हिंदी व्याकरण की तैयारी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। पढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।